दिस बिल। माननीय मंत्री जी, आपका जवाब। आप जवाब। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आभारी हूं जिन सदस्यों ने बिल पर चर्चा की और समर्थन दिया। माननीय उपसभापति महोदय, भारत सरकार ने 65 साल पुराने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का संशोधन करने के लिए 5 जून 2020 को अध्यादेश जारी किया। अध्यादेश के माध्यम से ये तो पढ़ना पड़ेगा ही। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 में एक नई उपधारा 1 जोड़ी गई है, जिसके अंतर्गत भारत सरकार ने अपने अधिकारों को परिभाषित किया है। अध्यक्ष महोदय, ये ऑर्डिनेंस 5 जून 2020 को लाया गया, जिस समय पूरा देश महामारी से ग्रस्त था। पूरे देश में लॉकडाउन घोषित था और किसानों की फसलें कटी थी और खरीदार कोई नहीं था। व्यापारियों द्वारा माल उठाने में दिक्कतें थी और दूसरी ओर वस्तुओं की मांग बढ़ रही थी। इसलिए किसानों को केंद्र बिंदु मानकर ऑर्डिनेंस लाया गया था। इस परिस्थितियों में ये आवश्यक था कि किसानों को अपनी उपज बेचने का अवसर प्रदान हो और कंज्यूमर को आवश्यक वस्तुएं आसानी से मिले। महोदय, इसलिए ये ऑर्डिनेंस लाया था। उपसभापति महोदय, भारत जब स्वतंत्र हुआ तब देश की जनसंख्या 40 करोड़ थी। गेहूँ, चावल, दाल जैसे खाद्यान्नों की देश में कमी थी। डिमांड और सप्लाई की चेन ठीक रखने के लिए और कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम की जरूरत थी। तब आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लाया गया था। उपसभापति महोदय, जब समय समय पर देश की कृषि उपज की स्थिति की समीक्षा की गई तो तुलनात्मक विश्लेषण में ये निर्देशित किया गया कि देश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। 1955 के बाद कृषि क्षेत्र में कुछ बड़े बदलाव हुए। हरित क्रांति और खेती की प्रक्रिया में तकनीकी की प्रगति के बाद कृषि उत्पादन में बड़ी मात्रा में वृद्धि हुई। उपसभापति महोदय, 1955-56 में गेहूं का उत्पादन 100 लाख मीट्रिक टन था, जो अब 18-19 में 1000 लाख मीट्रिक टन से भी अधिक है, जो 10 गुना बढ़ा है। चावल का उत्पादन 250 लाख मीट्रिक टन था, जो आज 1100 लाख मीट्रिक टन हुआ है, जो 4 गुना बढ़ा है। दलहन और तिलहन का उत्पादन 2 गुना बढ़ा है। ये आंकड़े अगर देखें तो ये स्पष्ट होता है कि भारत आप खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर बना है। अध्यक्ष महोदय, भारत में बड़े पैमाने पर कृषि उत्पादन होने के कारण सबसे अधिक नुकसान फलों और सब्जियों का पाया गया है। फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट ने एक वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 12-13 के उत्पादन आंकड़ों पर अगर नज़र डाली जाए तो प्रमुख कृषि उपज की हार्वेस्टिंग के बाद नुकसान का आकलन किया गया, जिसका अनुमान 92,000 करोड़ रुपए लगाया गया। अध्यक्ष महोदय, ये वार्षिक रिपोर्ट 12-13 की है और फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट की है। तो सभापति महोदय, तो ये जो नुकसान हो रहा था, इसका कारण था कि अपने देश में स्टोरेज की कोई व्यवस्था नहीं थी, सप्लाई चेन ठीक नहीं थी। अध्यक्ष महोदय, इसको कम करने के लिए हमारे पास प्रोसेसिंग सुविधा होनी चाहिए थी। आवश्यक वस्तु अधिनियम का यह संशोधन इन वस्तुओं को सप्लाई चेन से जुड़े लोगों को अब प्रोत्साहन प्रदान करेगा। उपसभापति महोदय, कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही भंडारण सुविधाओं में विस्तार और तकनीकी सुविधा के कारण
होने वाले नुकसान को कम करने में सहायता होगी। उपसभापति महोदय, ये सारी चीज़ों पे चर्चा करने के लिए नीति आयोग द्वारा मुख्यमंत्रियों की एक समिति बनाई गई थी। इस समिति ने उपरोक्त बातों के संदर्भ में चर्चा की। समिति ने पंजाब, मध्य प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस समिति के सदस्य थे। इस समिति ने राय की कि अपने देश में जो कानून है, इस कानून के कारण निवेश करने में लोग नहीं आते, क्योंकि सरकार का जो कानून है उसमें स्टॉक लिमिट है। अगर निवेश करने में कोई व्यापारी आता है और स्टॉक करता है, तो सरकार अगर स्टॉक की सीमा लगाती है तो सरकार उसको जब्त करके सरकार जमा कर लेती है। लेकिन अभी ये प्रावधान किया गया है कि अगर निवेशक आता है और स्टॉक रखता है, तो अभी जो कानून में प्रोविजन की गई है उसके बाद अभी वो स्टॉक सीमा नहीं है। विशिष्ट परिस्थितियों में स्टॉक सीमा लगाने की प्रोविजन अध्यक्ष महोदय सरकार ने आप अपने पास रखी है। लेकिन आप स्टॉक का एक कारण है कि अगर विशिष्ट परिस्थिति का मतलब यह है कि अगर सूखा है, युद्धजन्य परिस्थिति है कि दालों के, सब्जियों के और अनाज के भाव ज़्यादा बढ़े, ऐसे ही समय में आप स्टॉक सीमा लग सकती है। या इसमें से भी अगर कोई इंपोर्ट करता है और उसके पास बाहर देश की ऑर्डर है, तो उस पर स्टॉक सीमा नहीं लगेगी। या आपके पास कोई प्रोसेसिंग प्लांट है और प्लांट की क्षमता के मुताबिक अगर आपके पास स्टॉक है, तो उसको भी हमारे स्टॉक सीमा अध्यक्ष महाराज नहीं लगेगी। ये प्रावधान इस कानून में किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आश्वासन देना चाहता हूं कि ये जो 1955 का ये जो कानून था, इस कानून में अभी जो बदलाव लाया है, तो ये बदलाव ये मोदी जी का दृष्टिकोण है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, विशेष रूप से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के दृष्टिकोण से यहाँ जो लाया कानून है, इसका फायदा जरूर किसानों को और ग्राहकों को मिलने वाला है। मैं मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश के किसानों की आय दुगनी करना ये हमारा संकल्प है। इस संकल्प पूर्ति की दिशा में ये विधेयक मोदी सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है। उपसभापति महोदय, मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में वोकल फॉर लोकल को केंद्र बिंदु मानकर मोदी सरकार विशेष रूप से काम करने में कटिबद्ध है। ये बिल किसानों के हितों में, ये बिल ग्राहकों के हितों में भी काम करेगा, इतना मैं आश्वासन देता हूँ। और उपसभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस विधेयक को पारित किया जाए। Please go to your seat. Be very brief on clarification, just we'll move further. Please be brief. Please. Sir, thank you, Deputy Chairman, sir. Sir, I have a few issues which I request the Honorable Minister to clarify. The power to regulate the supply by the central government is very narrow, as it does not cover the situations of pandemic and needed lockdowns which could also be the reasons for the price increase. Point number 2, sir, for which the clarification can be given, sir. And what sort of steps that are being taken in this regard. Sir, as Nadda ji has rightly said, Essential Commodities Act is being regulated as there was a rise in the volume of the commodities. But then the government may also show the data, because that is the reason why this Essential Commodities Act is being amended. The government may also show the data on the action taken against the hoarders as to how many have been sent to jail, sir. Sir, and two more clarifications, sir. The government has to introduce, because in order to improve the make the improvements, government has to introduce, because as is introduced in the state of Andhra Pradesh, central government also may introduce a comprehensive end-to-end solutions, software solution called PMAPP, to obtain the information about the agricultural prices from every village, and to undertake the corresponding market interventions. Please be. Finally, last clarification. The government has to take steps
for establishing the marketing e-platform, as is done in the Andhra Pradesh, to connect every farmer in the country to the buyers and traders throughout the country, as has been introduced in the yesterday's Farmers Act, sir. The two acts have been passed in the case of farmers, and the same has to be implemented. Thank you very much. थैंक यू. माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे बहुत ब्रीफली या? अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जिस बात का जिक्र किया उस सभी बातों का बिल करते समय ध्यान रखा गया है. धन्यवाद. अमेंडमेंट ऑफ श्री